मेरा देवर अंधा था, मगर पति का चहीता भाई होने की वजह से मैं उसके सारे काम करती। कभी कपड़े बदलती तो कभी पास बैठकर उसके सारे बातें सुनती। वह भाभी भाभी कर कर मेरे करीब हो जाता। लेकिन एक रात उसके कपड़े बदलने लगी तो मेरे होश उड़ गए। जब उस रात मेरे देवर ने मैं शादी होकर अपने ससुराल आई तो रिश्तेदार और पति ने मुझे कमरे में बिठा दिया और मेरे सामने की चारपाई पर मेरा छोटा देवर बैठकर टुकुर टुकुर मुझे देख रहा था और मुस्कुरा भी रहा था। जब मेरी नज़र उस पर पड़ी, मुझे ये बात बिल्कुल भी बुरी लगी कि वो लगातार मुझे गौर से देखे जा रहा है। इस वक्त वो 17 साल का था, अच्छा प्यारा सा लड़का था, लेकिन ऐसी हरकत। 20 मिनट तक अलग अलग किस्म की औरतें मेरे पास आती रही और मुझे मिठाई खिलाती रही, लेकिन देवर ना तो उठकर मेरे पास आया, ना मुझसे कोई बात की। बस सामने बैठकर एक तक मुझे देखे जा रहा था। 2-4 बार मेरी नज़र उस पर पड़ी तो मैंने उसे खुद देखते हुए पाया। मेरे दिल में यही सोच रही थी कि कितना बेशर्म लड़का है। बड़ी भाभी तो माँ और बड़ी बहन के जैसी होती है, उसे जरा से शर्म नहीं। सबके सामने बस मुझे ही ताके जा रहा है। अब मैं माथे पे बल डाल के उसे घूरने लगी थी, लेकिन अजीब पागल था, बस मुझे ही देखे जा रहा था और मुस्कुराए भी जा रहा था। मुझे उसके यूं मुस्कुराने पर गुस्सा आने लगा था। बहरहाल रस्म खत्म हुई और मैं अपने कमरे में आ गई। मेरा मूड बहुत ही खराब हो चुका था। इस पर मेरे पति अविनाश मेरे कमरे में देर से आए तो मैं बिल्कुल भी उदास ही बैठी थी। वह मेरे पास आकर बैठे तो मैंने उन्हें गुस्से से देखा था। मुझे यूं उदास देखकर कहने लगे, क्या बात है रश्मि? फिर वह समझे कि शायद काफ़ी देर होने की कमरे में नहीं आए थे, इसलिए मैं नाराज़ हूँ। कहने लगे, मेरे दोस्त आज मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। तुम तो जानती हो, ऐसे मौके पे दोस्त की मजाक आसमान पर होती है। बहरहाल अविनाश की तारीफ सुनकर मेरा मूड खुश हो गया था। मैंने देवर की बात अपने पति को सामने दोहराया नहीं था। क्या सोचेंगे? आते ही मेरे भाई के बारे में ऐसी बातें शुरू कर दी। मेरे पति अविनाश का एक ही भाई था, समीर। माँ बाप नहीं थे। उस वक्त घर में मेरा पति और मेरा देवर समीर था। सुबह जब मेरी आँख खुली तो अविनाश कहने लगे, आज का नाश्ता मैं बाजार से ही लाया हूँ, लेकिन देखो मेरे घर में कोई औरत नहीं है, इसलिए आज के मेहमान नवाजी तो मैंने निभा दी है, लेकिन कल से सब कुछ तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। ये बात मैं पहले से ही जानती थी, इसलिए मैंने कोई भी ऐतराज़ नहीं किया। जैसे ही मैंने नाश्ता करने के लिए बाहर आई तो नाश्ते के टेबल पर मेरा देवर बैठा था। मैं उसके सामने बैठ गई। उसने मुझसे बातें की, मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। जब अविनाश टेबल के पास आए तो समीर के पास बैठ गए और उसके प्लेट से रोटी तोड़कर उसके हाथ से खिलाने लगे। ये देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई थी और इससे ज़्यादा हैरत मुझे ये हुई थी कि समीर के सामने भी बैठे हुए मुझे ही देखे जा रहा था। उसे भी अपने भाई का भी लिहाज नहीं था और गुस्सा मुझे अविनाश पर भी आने लगा था कि वह तो उसे रोक सकते हैं। और फिर यह मुझे अजीब लग रहा था कि मेरे पति उसे खुद खाना क्यों खिला रहे हैं। वो तो 17 साल का लड़का था, क्या खुद नहीं खा सकता? मैंने कहा, अविनाश समीर खुद भी खा सकता है, आप अपना नाश्ता करें। मेरी बात सुनकर कहने लगे, रश्मि समीर अंधा है, देख नहीं सकता है। ये सुना कि मेरा निवाला मेरे हाथ में ही रह गया। मैं बड़ी हैरत से उसे देखने लगी। अच्छा खासा खूबसूरत लड़का था। इसकी आंखें भी ग्रे कलर की थी, बेहद खूबसूरत थी। मुझे ना जाने क्यों बड़ा ही दुख और अफसोस हुआ था कि इसकी आंखों में एक कमी थी, वह देख नहीं सकता था। और कल मैं ना जाने दिल में कितना बुरा भला कह चुकी थी। अविनाश के चेहरे पर उदासी थी। अविनाश कहने लगे, समीर बचपन से ही अंधा है, देख नहीं सकता। इसका बहुत इलाज करवाने की कोशिश की है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन से भी कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए इसके सारे काम मैं करता हूँ।
लेकिन अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें अपना छोटा भाई समझकर इसे सारे काम किया करो। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे बेहद अफसोस हुआ ये सुनकर कि समीर अंधा है। समीर देखने में कितना खूबसूरत और हसीन था। क्या ही कोई होता, काश ये भी देख सकता। मेरी बात पर समीर की आंखों में आंसू छलके थे। कहने लगा, भाभी, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आपको देखूं, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब है। मेरी एक ही भाभी है और मैं इसे देख भी नहीं सकता। कुछ देर पहले तो मेरे दिल में समीर के लिए नफरत थी, वो जज्बात थे, और अब हमदर्दी में बदल चुके थे। लेकिन मेरे होश इस वक्त उड़े जब अविनाश ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की। अब जब वो अपने काम पे जाने लगे तो मुझसे कहने लगे, समीर को खाना भी तुम अपने हाथों से खिलाओगी और कपड़े भी तुम ही पहनाओगी। खाना का सुनकर तो ठीक था, लेकिन कपड़े, ये सुनकर तो मेरा दिमाग थोड़ा सा चकरा गया। मैंने कहा, विनाश, ये गलत बात है, सही नहीं। मैं कैसे इसके कपड़े बदल सकती हूँ। कहने लगे, इस छोटे भाई की तरह समझो, इसे प्यार दो। अब मैं ऑफिस के काम संभालूं या इसे संभालूं, बहरहाल तुम खुद मैनेज कर लेना। ये कहकर वो चले गए। मैं बहुत ही परेशान थी। अभी ये सोच ही रही थी कि क्या करूं, क्या नहीं, जब मुझे समीर के कमरे से पुकारने की आवाज़ आई। वह भाभी भाभी कहकर पुकार रहा था। मैं उसके कमरे में गई। वह बनियान पहने खड़ा था। कहने लगा, भाभी, ये शर्ट मुझे पकड़ा देना जरा। भाई ने कहाँ रखी है, मुझे बेड पर हाथ मार मार कर देख चुका हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रही है कि कहाँ है। उसकी शर्ट बेड के किनारे पर लटकी हुई थी। मैंने वह शर्ट उसे पकड़ा दी। उसने शर्ट तो पहन ली, लेकिन बटन को आधे टेढ़े बंद कर रहा था। मजबूरन मुझे ही आगे बढ़ना पड़ा। मैंने कहा, तुम छोड़ो, मैं तुम्हें बटन बंद कर देती हूँ। मैं उसकी शर्ट के बटन को बंद करती थी तो वो बहुत ही खुश हो गया। कहने लगा, मेरे बाल भी बना दो भाभी। मैंने ड्रेसिंग टेबल से कंघा निकाला और उसके बाल भी बना दिए। फिर कहने लगा, मुझे अपना हाथ दे दो। मैंने कहा, क्यों? कहने लगा, दो तो। मैं डरते डरते अपने हाथ पकड़ा दी। ये सोच रही थी, वह मेरे हाथ क्यों पकड़ना चाहता है। उसके मेरे हाथ को अपने दोनों हाथ से लिया और कहने लगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर मेरा हाथ छोड़ दिया। भाभी, आपको देख तो नहीं सकता हूँ, लेकिन महसूस तो कर सकता हूँ, इसलिए आपका हाथ पकड़कर महसूस करना चाहता था कि भाभी कैसी होती है। मुझे तो माँ की मोहब्बत भी नसीब नहीं हुई, बट बहुत छोटा था जब मेरी माँ का देहांत हो गया और बाबा भी 2 साल पहले ही मर गए। जब तक मेरे बाबा जिंदा थे तो वह मुझे संभाल लेते थे, लेकिन उनके बाद सारी जिम्मेदारियां विनाश भाई पर आ गई और शादी के बाद अपने भी कुछ दिन अच्छी नहीं गुजरी कि मेरा बोझ आप पर भी पड़ गया। वह बड़ा ही उदास होकर ये सब कह रहा था। मैंने कहा, तुम किसी पर भी बोझ नहीं हो और मुझ पर तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी बात पर वह मुस्कुराने लगा और कहने लगा, अब बहुत अच्छी हो, मेरा इतना ख्याल रखती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर गया, मेरे देवर समीर की हरकतें कुछ अजीब सी होने लगी थी। वह मुझसे बहुत ज़्यादा खुले मिजाज का होने लगा था। अब तो मुझे खुद भी पुकार कर कहता, भाभी, मुझे शर्ट पहना दो, मेरे बटन सही से बंद नहीं हो रहे हैं। कभी कहता कि टॉले से मेरे बाल साफ कर दीजिए। ये काम तो खुद भी कर सकता था। मुझे तो लगा था कि बस एक देवर है और एक पति, मुझे तो घर में कोई काम ही नहीं होगा। लेकिन मैं तो समीर की वजह से घन चक्कर में बन गई थी, और कभी किचन में बर्तन धो रही होती तो वह भाभी भाभी चिल्लाने लगता। मैं भागकर उसके कमरे में जाती और हंसने लगता कि हाथ में मोबाइल पकड़ा होता और कहने लगा, मेरे साथ बैठकर ये गाना तो सुनो जरा, कितना प्यारा है। वह देख तो नहीं सकता था, लेकिन सुन सकता था, इसलिए मोबाइल पर कहानी और गाने सुनना उसका शौक था। मैं कहती, तुम सुन रहे हो तो खामोशी से सुनते रहो। अब मुझे ये बताओ कि मैं बर्तन धोऊं या खाना पकाऊं।
या फिर तुम्हारे साथ बैठकर ये गाने और कहानी सुनूं। मैं बड़े प्यार से उसे डांटा था और एहसास भी दिलाया था कि मुझ पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। वो मेरी बात सुनकर हंसने लगा और कहने लगा, मेरे पास बैठे और मेरे पास ये गाने सुने, आपकी तबीयत बहुत खुश हो जाएगी। काम का क्या है, छोड़ो काम को, काम कभी खत्म हुआ है। उसके बराबर में बैठी मैंने कहा, अच्छा चलो ये बताओ, तुम्हें भूख लगी है तो क्या खाओगे? वो हंसकर कहने लगा, आपका सर खाऊंगा। मैं उठकर खड़ी हो गई और मैंने कहा, खबरदार, तुमने मुझे आवाज़ दी, समझो, बस तुम्हें काम के वक्त ही बुलाया करो। मुझे अभी खाना बनाना है। अविनाश ने मुझे बिरयानी बनाने को कहा है। अब तुम्हें भी तो बिरयानी पसंद है और तुम्हें क्या पता कि कितना वक्त लगता है बिरयानी बनाने में। ऊपर से इतनी गर्मी है कि किचन में खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। ये कहकर मैं बाहर चली गई। 3 घंटे लग गए थे। जब मैं किचन से मैंने बिरयानी बनाई और बाहर आई तो घर गंदा पड़ा था। घर की सफाई मुझे करनी थी। जैसे ही मैं कमरे में गई तो मेरा देवर फर्नीचर साफ कर रहा था। ये देखकर मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, तुम क्या कर रहे हो? मैं कर देती हूँ। मैं उसके हाथ से कपड़ा छीन ली तो समीर कहने लगा, मुझे बता दिया करे, छोटे मोटे कामों में मैं भी मदद कर दिया करूँगा। वह बड़ी ही उदासी और फिक्र से कह रहा था। मैंने कहा, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बैठो रहो। और उसका हाथ पकड़ी और उसको बेड पर ले जाकर बिठा दिया और मोबाइल उसके हाथ में थमा दी। मैंने कहा, तुम बस वीडियो सुना करो। और मैं वीडियो लगा दी। उसमें अच्छी कहानी थी, लेकिन उसने तो मोबाइल के साथ साथ मेरा हाथ भी पकड़ लिया था और मुझे अपने पास बिठा दिया और कहने लगा, यहाँ बैठो, आप बहुत कर लिए काम, अब कुछ नहीं करोगी। उसने मेरा हाथ बड़ी मजबूती से पकड़ा था। मैंने कहा, समीर, ये क्या हरकत है? मेरा हाथ छोड़ो, शाम हो गई है और चाय भी बनानी है। तुम बताओ, चाय के साथ क्या खाओगे? तुम्हारे लिए भी कुछ चिप्स ला दूँ? कहने लगा, कुछ नहीं खाना, मुझे आज ही अपने साथ किचन में लेकर जाएं। बस मुझे बता दीजिए चाय कैसे बनते हैं। मैंने कहा, तुम मेरा फिक्र छोड़ दो। ये कहकर मैंने उसके हाथ से छुड़ाया और किचन में आ गई उसके लिए चाय बनाने और चिप्स तलने। फिर उसको चाय दी और चिप्स खाते हुए लगातार मेरी तारीफ किए जा रहा था। फिर एक दिन वह हुआ जो मेरे होश उड़ गए। मुझे सुबह से ही बुखार था, लेकिन अविनाश को मेरी कोई परवाह ही नहीं थी। बस मुझे बुखार की दवा देकर चले गए और कहने लगे कि देखो, तुम बीमार मत पड़ा करो, मेरा सारा घर उल्टा पड़ जाता है। फटाफट से बुखार की गोली खा लेना और खाना घर पर ही बनाना। दोपहर को तो मुझे ऑफिस का बचा हुआ खाना पड़ता है और घर में आकर मैं बाजार का खाना तो बिल्कुल नहीं खा सकता। उसके सामने तो मैंने कहा, चलो ठीक है, मैं बना दूंगी। लेकिन बुखार की दवा खाने के बावजूद मेरा बुखार कम नहीं हुआ था। शायद मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया था। गले में भी बहुत ज़्यादा दर्द था और मेरा बुखार कम होने की वजह से बढ़ने लगा था। मैं अपने कमरे में बेसुध लेटी हुई थी कि जब मेरे कमरे पर दस्तक हुई और फिर दरवाज़ा खुला। समीर मेरे सामने खड़ा था। मैंने बहुत मुश्किल से उसकी आंखें खोलकर देखी तो उसे देखा था। वो अपनी स्टिक की मदद से चलता हुआ मेरे पास आया था। भाभी, आपको क्या हुआ है? आपने अभी तक मेरा नाश्ता क्यों नहीं बनाया? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैंने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है। ये सुनकर वो परेशान हो गया। मैंने कहा, मुझे बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा है, मैं कैसे नाश्ता बनाऊंगी? वो कहने लगा, क्या आपने भी नाश्ता नहीं किया? मैंने कहा कि नहीं, मेरी हिम्मत ही नहीं कि मैं उठकर नाश्ता बना सकूं। ऐसा करो, तुम अविनाश को फ़ोन कर दो, उसे कह दो कि वो घर जल्दी आ जाए, मुझसे तो कुछ भी काम नहीं हो रहा। मेरी बात सुनकर समीर कमरे से बाहर चला गया। कुछ ही देर बाद उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। वो सुनकर एकदम पेट से उतरकर बैठ गई। उसे बुखार को भी भूलकर
जल्दी से कमरे से बाहर गई, देखने की आवाज़ किसकी है। वो आवाज़ किचन से आ रही थी। अब मैं किचन में आई तो मेरे होश उड़ गए थे। उसके कपड़े पर आग लगी हुई थी। मैंने फटाफट रस्सी पर टंगी ट्रॉली को उतारकर फटाफट उसे समीर के शर्ट पर लगी आग को बुझाने लगी, लेकिन उस वक्त उसका पैंट और शर्ट जल चुका था। मैं उसके आग को बुझाकर जल्दी से बेड पर लिटा दिया। वह चिल्लाए जा रहा था। मैंने कहा, तुम क्या करने गए थे किचन में? वो कहने लगा, आपके लिए चाय बनाने गया था। वो तड़पते जा रहा था। कहने लगा, मुझे क्या पता था कि आग लग जाएगी। मैं जल्दी से अविनाश को फ़ोन किया। समीर तो यूं तड़प रहा था कि जैसे उसे तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही हो। उसके पेट और बाजू जल गए थे। वो तड़पते जा रहा था। अविनाश को जब पता चला तो वो घर जल्दी आ गए थे। समीर का पेट और बाजू काफ़ी हद तक जल चुका था और वह रो रहा था। अविनाश उसे डॉक्टर के पास ले गए। मैं घर पर थी और बेहद परेशान थी। जब मुझे अविनाश का फ़ोन आया, मैंने फ़ौरन फ़ोन उठाया। समीर कैसा है? वो कहने लगे, उसका पेट और बाजू इतना जख्मी हुआ है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि इसका ख्याल रखा करो। ये कहकर अविनाश रोने लगे। कहने लगे, मुझे बहुत फिक्र रहती है। इससे तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। वह बुरी तरह से चिल्लाए जा रहा है। मैंने कहा, मुझे बुखार था। मुझे क्या मालूम कि जब मैं किचन में चला जाएगा। आंसू तो मेरे भी बह रहे थे। मेरे पति कहने लगे, मैं अस्पताल में ही रहूँगा आज, तो मेरा इंतज़ार मत करना। मैंने कहा, ठीक है। मुझे लगा कि सुबह समीर को राहत मिल जाएगी, वह ठीक हो जाएगा, फिर घर भी आ जाएगा। मैं उसका बहुत ख्याल रखूँगी। लेकिन जो खबर मुझे सुबह सुनने को मिली, मेरे होश उड़ गए थे। अविनाश ने कहा कि समीर हम लोगों के बीच नहीं रहा। ये सुना ही था कि मैं रोने लगी और कहा, अविनाश नहीं, आप क्या कर रहे हैं? वह कैसे अपनी भाभी को छोड़कर जा सकता है? मैं रोए जा रही थी। अविनाश कहने लगे, आग उसके पूरे शरीर पर पहुंच चुकी थी। बहुत कोशिश की डॉक्टर ने, लेकिन तकलीफ सही नहीं जा रही थी। पूरी रात मेरी भाई तड़प रहा था। मेरा हाथ पकड़े भी कहता था, भाई मैं मरना नहीं चाहता, मुझे जीना है, मुझे बचा लो। अभी तो बहन जैसी भाभी मिली है, लेकिन वो जा चुका था। ये सदमा दोनों पति पत्नी के लिए बहुत बड़ा था। मुझे अक्सर घर में समीर की भाभी भाभी पुकारने की आवाज़ आती थी। मैं घर पर उसके कमरे में जब जाती तो कमरा खाली देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगती। कभी मुझे लगता कि वह हंस रहा है, कहकर भाभी छोड़ो सारे काम, मेरे पास आकर बैठो। मैं उसके गाने सुनता हूँ। चंद महीने बाद मैं उम्मीद से हुई थी। अविनाश मेरा बहुत ख्याल रखने लगे थे, लेकिन यह पूरा वक्त मैं समीर की यादों में रोते ही गुजार देती। वह बहुत ही अच्छा इंसान था और मुझे बहुत एहसास कराता था। मैं खुद सोच रही थी कि काश मैं उठ जाती, नाश्ता बना लेती, तो किस्मत में होता, उसे कौन रोक सकता था। और फिर मेरा घर बेटा पैदा हुआ। अविनाश बहुत ठीक रहने लगे थे। अविनाश ने कहा, नाम तुम अपनी मर्जी का रखो। मैंने कहा, मुझे इसका नाम समीर रखना है। मेरी बात सुनकर अविनाश की आंखें भर आई। मैंने अपने सीने से लगाकर कहा, मैंने कहा, ऊपर वाले ने हमें दूसरे समीर दे दी है। यही अब हमारे गमों को भरेगा और समीर की यादों को पूरी करेगा। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की दिलचस्प कहानी लाते रहें।